फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई बहुत अच्छे होंगे। और मैं एडवोकेट रेखा आप सभी का वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। और आप सभी को सॉरी है, अभी वीडियो थोड़ी लेट हो गई क्योंकि नोटिफिकेशन आ गए थे एग्ज़ाम के, तो हम उस पर वीडियो बनाने लग गए। तो चलिए बात करते हैं, आज ज़्यादा समय आपका ना लेते हुए बात करते हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 सेक्शन 14 की। ठीक है, इससे प्रीवियस सेक्शन ऑलरेडी वीडियो डली हुई है, आप जाकर चैनल पे देख सकते हैं। और कोई भी आपको क्वेरीज हो, कोई भी आपको डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ और कहूँगी कि जो बच्चे भी जिस भी स्टेट्स के रिगार्डिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजें कि आप कौन कौन से स्टेट की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं सेक्शन 14 की। तो देखिए, सेक्शन 14 कहता है हिंदू नारी की संपत्ति उसकी अत्यंतिकता अपनी संपत्ति होगी। यानी कि सेक्शन 14 स्पेसिफिक बात कर रहा है। देखिए, अभी तक जो हमने पढ़ा निर्वसियत आदमी, यानी कि जो व्यक्ति निर्वसियती खत्म हो जाता है उसकी प्रॉपर्टी कैसे डिवाइड की जाएगी, अभी तक उसकी बात चल रही थी। अब बात किसकी हुई? बात करी यहाँ पे हिंदू नारी की संपत्ति की, कि अगर कोई हिंदू वुमेन है उसकी संपत्ति पर क्या राइट है और कैसे उसकी वो है, उसकी बात करता है सेक्शन 14। तो देखिए, हिंदू सेक्शन 14 का सबसेक्शन 1 देखते हैं हम। 1 क्या कहता है? हिंदू नारी के कब्जे की कोई भी संपत्ति, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारंभ से या पूर्व या पश्चात अर्जित की गई हो, उसके द्वारा पूर्ण स्वामी के तौर पे, ना कि परिसीमित स्वामी के तौर पे आधारित की जाएगी। यानी कहने का मीन्स क्या है कि मान लीजिए कोई लेडी है और उसकी कोई प्रॉपर्टी है, उसके पास कोई प्रॉपर्टी है, तो चाहे वो प्रॉपर्टी उसने इस एक्ट के बनने से पहले उसके पास हो, पहले से हो, या इस एक्ट के बनने के बाद उसके पास वो प्रॉपर्टी अर्जित की हो, यानी अर्जित मतलब उसके पास हो या आई हो या कहीं से उसको मिली हो। ठीक है, उसको भी मैं डिफाइन करूँगी अभी। ठीक है, मिली हो, उसके द्वारा पूर्ण स्वामी के तौर पे, ना कि परिसीमित स्वामी के तौर पे धारित की जाएगी। ये माना जाएगा उस प्रॉपर्टी को कैसे धारण करेगी, जैसे कि उसकी कंप्लीट ऑनर वही है। परिसीमित स्वामी के तौर पे यानी कि उस लिमिट के लिए वो, यानी कि टाइम पीरियड के लिए नहीं धारित करे, ऐसा नहीं होगा। वो कंप्लीट ऑनर उसकी मानी जाएगी। ये माना जाएगा कि पूर्ण स्वामी के तौर पे उस संपत्ति की जो मालिक है वो कौन है? वो वही स्त्री है जिसके पास वो प्रॉपर्टी है, जिसने अर्जित की है। यहाँ पे पर्टिकुलर वर्ड यूज़ हो रहा है अर्जित। ये नहीं कि कोई किसी की प्रॉपर्टी किसी के नाम है और उस पर वो बैठ गई है और वो उसकी ऑनर कहला जाएगी, नहीं, यहाँ पे उस प्रॉपर्टी की बात नहीं हो रही है। जैसे मान लीजिए प्रॉपर्टी हस्बैंड के नाम है, उस प्रॉपर्टी पे वो लेडी बैठी हुई है, तो ऑनर कौन कहलाया? हस्बैंड ही कहलाया ना। वो लेडी तो उस प्रॉपर्टी की ऑनर नहीं कहलाएगी। या मान लीजिए कोई लड़का है और वो प्रॉपर्टी उसके नाम है, तो उसकी मदर तो उस प्रॉपर्टी की ऑनर नहीं कहलाएगी। लेकिन अगर वो बेटा अपनी माँ को वो प्रॉपर्टी दे देता है, चाहे वो दान दे देता है या उसके नाम करा देता है, या उसका हस्बैंड है वो उसको दान कर देता है, गिफ्ट कर देता है, या उसके नाम करा देता है, तब उस प्रॉपर्टी की ऑनर कौन कहलाएगी? वो लेडी कहलाएगी, औरत कहलाएगी। तो इसी चीज़ की बात सेक्शन कौन करता है? सेक्शन 14 करता है। तो यहाँ पे अर्जित वर्ड इस वर्ड को डिफाइन कर रहा है, ठीक है, उसको मिली हो। चलिए अब हम एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं इसका स्पष्टीकरण। इस उपधारा में संपत्ति के अंतर्गत, यानी कि जो प्रॉपर्टी वर्ड यूज हुआ है वह जगम और स्थावर संपत्ति से रिलेटेड है। यानी कौन सी? मूवेबल भी हो सकती है और इमूवेबल प्रॉपर्टी, दोनों ही आ रही हैं, जो हिंदू नारी के विरासत द्वारा अथवा वसीयत द्वारा, यानी या तो उसे विरासत में मिली हो, जैसे बाप दादाओं से मिल जाती है, या तो वैसे मिली हो, या वसीयत द्वारा, या फिर उसे विल के द्वारा मिली हो, अथवा विभाजन में या फिर पार्टीशन में उसको मिली हो, अथवा भरण पोषण में या मेंटेनेंस के रूप में उसे मिली है, या फिर भरण पोषण के बकाए के बदले, यानी मेंटेनेंस उसको मिलना था लेकिन वो मेंटेनेंस उसको नहीं मिला, अब उस मेंटेनेंस के अगेंस्ट क्या करा? उसको प्रॉपर्टी दे दी गई कि भाई ठीक है, तुम ये संपत्ति ले लो और तुम अपना गुजर बसर करो। ठीक है, या अथवा, देखिए अथवा का वर्ड वही है, या और, ठीक है, या फिर अपने विवाह के पूर्व या फिर शादी से पहले। जैसा कि आप सबको पता है, बहुत से पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों के नाम, अपनी बेटियों के नाम प्रॉपर्टियां खरीद लेते हैं। ठीक है, तो ये वैसी हो गई। या विवाह के समय, या फिर जिस टाइम उसकी शादी हो रही है उस टाइम उसके पेरेंट्स या उसका रिलेटिव या कोई भी एनी पर्सन, ठीक है, उसको क्या करता है? वो प्रॉपर्टी उसको दे देता है। या पश्चात दान करता है, या तो विवाह के समय में कर दिया, या फिर विवाह हो चुका उसके 2 साल 4 साल वो तभी भी, मतलब उसके बाद उसको क्या करता है? दान कर देता है, गिफ्ट दे देता है, द्वारा किसी व्यक्ति से, चाहे वो संबंधी हो या ना हो। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ज़रूरी नहीं है कि वो रिलेटिव हो, उसका माँ बाप ही होना ज़रूरी नहीं है, कोई भी व्यक्ति। जैसे आप देखते हैं कि शादी में क्या होता है, कन्यादान कोई भी कर देता है, समझ रहे हैं आप? उसमें कोई ये नहीं होता कि भाई ये लड़की का क्या लगता है वही कन्यादान करेगा, ऐसा नहीं होता। कन्यादान कोई भी कर देता है, कोई भी शादी में आके लड़की को गिफ्ट कर देता है, चीज़ें दे देता है। तो यही बात यहाँ पर हो रही है कि चाहे वो संबंधी हो या ना हो,
अथवा अपने, अब देखिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि उसको या तो गिफ्ट में मिल गई हो, विभाजन में मिल गई हो, वसीयत में मिल गई हो, ठीक है, विल द्वारा मिल गई हो। अब उसने कहा इसके अलावा या तो कौशल से या फिर अपने हुनर से या परिश्रम के द्वारा या मेहनत के द्वारा, या फिर उसने कैसे अर्जित की है, क्रय द्वारा यानी कि खरीद कर, अथवा चिरभोग द्वारा, यानी कि मान लीजिए किसी संपत्ति को काफ़ी सालों से इस्तेमाल कर रही हो, संपत्ति पे है वो, और सामने वाले ने कहा ठीक है भैया आप काफ़ी सालों से इस पे हो, ऐसा फिर आप ही इसको ले लो, कोई बात नहीं। उसका यूज़ कर रही थी, चिरभोग कर रही थी, उसको काफ़ी टाइम से क्या कर रही थी, उसका यूज़ कर रही थी। तो उसने बोला ठीक है आप इस प्रॉपर्टी को ले लो, कोई बात नहीं। तो वो क्या कहलाएगी, उस प्रॉपर्टी की प्रॉपर ऑनर के रूप में ही उसको यूज़ करेगी। किसी अन्य रीति से, या फिर कोई रीति रिवाज ऐसा है जिसमें प्रॉपर्टी दी जा रही है बेटी को, या फिर उसके द्वारा आई हो उसके पास, चाहे वो कैसी ही क्यों ना हो। अब देखिए इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं की गई है कि भैया सोना ही देगा कि चांदी ही देगा कि उपजाऊ भूमि देगा कि बंजर भूमि देगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो प्रॉपर्टी कैसी भी हो सकती है, ठीक है, अर्जित की गई हो, यानी कि अब इस तरीके से उसके पास वो प्रॉपर्टी आई हो। और ऐसी कोई भी संपत्ति जो इस अधिनियम के प्रारंभ से अवैवित पूर्व स्त्रीधन के रूप में उसके द्वारा धारित थी, या फिर जब ये एक्ट नहीं बना उससे पहले उसको इसी तरीके से जो मैंने अभी तरीका बताया कि वसीयत द्वारा, विभाजन द्वारा, क्रय द्वारा आई हो वो, या पूर्व स्त्रीधन द्वारा यानी कि पहले उसको स्त्रीधन कर दिया गया था, उसके द्वारा धारित थी, यानी कि पहले से ही उसके पास वो प्रॉपर्टी इस लेबल तरीके से थी, तो ये माना जाएगा कि वो क्या है, उस प्रॉपर्टी की कंप्लीट ऑनर है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके सेक्शन 14 के सबसेक्शन 2 की। देखिए उपधारा 1 यानी कि जो सबसेक्शन 1 में जो आपने पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा कि भाई विरासत द्वारा मिली हो, वसीयत द्वारा आई हो, विभाजन द्वारा आई हो ना, उसी की बात अब क्या कर रहा है, अंतर विशिष्ट कोई भी ऐसी बात संपत्ति को लागू नहीं होगी जो दान अथवा विल द्वारा या अन्य किसी लिखित के अधीन अथवा सिविल न्यायालय की डिग्री या आदेश के अधीन या पंचायत के अधीन अर्जित की गई हो। यदि दान, बिल या अन्य लिखित अथवा डिग्री, आदेश या पंचायत के निबंध ऐसी संपत्ति निर्भित संबंधा विहित करते हों। अब क्या बात कह रहा है ये कि संपत्ति को लागू नहीं होगी। देखिए अब ये जो सारी बातें हैं, ये बातें उस संपत्ति पे लागू नहीं होंगी जो दान के द्वारा, विल के द्वारा, लिखित या फिर सिविल कोर्ट के द्वारा कोई डिग्री हो गई है या कोई अवार्ड हो गया है। ठीक है, मतलब अब समझिए इस बात को, थोड़ा सा ही कंफ्यूज कर रहा है। ठीक है, देखिए समझिए, पहले में इन्होंने कहा कि भाई लेडीज़ ने इस तरीके से अर्जित की है। अब मान लीजिए वो प्रॉपर्टी पहले ही किसी को दान कर दी गई है, किसी को वसीयत विल लिख दी गई है, किसी कोर्ट में उसकी डिक्री हो गई है उस संपत्ति की, या अवार्ड कर दी गई है। ठीक है, तो उस संबंध में ये बातें अप्लाई नहीं होंगी। कौन सी बातें अप्लाई नहीं होंगी, उपधारा 1, यानी कि ये उस प्रॉपर्टी पे जिस प्रॉपर्टी को कभी कोई भी उसमें कोई भी डिस्प्यूट पैदा नहीं हुआ हो। समझ रहे, ये नहीं कि मान लीजिए ये दान में, मान लीजिए ए है, ए को कोई बंदा दान में कोई प्रॉपर्टी लिख गया, ठीक है, अब बी ने क्या करा, उसे पता है कि ये दान में ए के पास है, लेकिन वो क्या करता है, उस प्रॉपर्टी को उठाता है और सी को दे आता है जाके, ले भैया तेरा स्त्रीधन। सी जो है वो एक हिंदू नारी है, सी को दे दिया, तो क्या वो सी उसकी पूर्ण स्वामी होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो तो दान में ए को दी गई थी, सी को कैसे हो जाएगी? सी को अगर वो दान देने का राइट रखता है या सी को अगर वो संपत्ति देने का राइट रखता है तो कौन रखता है? ए रखता है ना। जब ए सी के नाम दान करेगा या सी को बेचेगा तभी तो पूर्ण स्वामी कहलाएगी, तभी तो वो अर्जित करेगी इस प्रॉपर्टी को। लेकिन मान लो बी जाके दे आता है तो क्या माना जाएगा? नहीं माना जाएगा, तो फिर वो पूर्ण स्वामी नहीं कहलाएगा। इसीलिए कहा कि ऐसी किसी भी संपत्ति पे ये बात लागू नहीं होगी। कौन सी? जो उपधारा 1 में है, जिसमें ऑलरेडी पहले से ही दान, विल, वसीयत या फिर कोई डिक्री या कोई ऑर्डर या फिर कोई अवार्ड। पंचायत का मतलब होता है अवार्ड। अवार्डेड वही होता है जैसे होता है ना, कोर्ट अलाउ कर दे भाई ठीक है ऐसे ये चीज़ तुम्हारी, या मान लीजिए पंच परमेश्वर बैठे हैं, उन्होंने अलाउ करा भाई ये संपत्ति हमारी नज़र से इसकी बनती है, अवार्डेड कर दिया। ठीक है, तो इसकी बात कही गई है। तो आई होप आपको सेक्शन 14 समझ में आ गया होगा। अब देखिए सेक्शन 14 में कुछ केसेस हैं, उसको देख लेते हैं। पहला केस है चेरोटे सुगाथन वर्सेस चेरोटे भेरिटी, AIR 2008 का सुप्रीम कोर्ट का है ये। इसमें कहा गया कि यदि कोई विधवा अपने पति के मरने के उपरांत उसकी संपत्ति उत्तराधिकार में प्राप्त करती है तो वह हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 एक्ट को धारा 14 सब सेक्शन 1 के अनुसार संपत्ति की पूर्ण स्वामिनी हो जाती है। देखिए वही बात आ गई ना कि भाई उसका पति था, पति नहीं है, तो सक्सेशन में कौन आ गई? वो लेडी आ गई। उत्तराधिकारी तो वो लेडी भी रही और उस उत्तराधिकारी के तौर पर संपत्ति उसके पास आ जाती है। तो जब उसके पास आ गई तो पूर्ण स्वामी कौन कहलाया? वही कहलाई। ठीक है,
तो ये बात बोला गया कि एक विडो के लिए, क्योंकि अभी तक जो बात चल रही थी वो सिर्फ एक हिंदू नारी की बात चल रही थी, यहाँ पर विडो का जिक्र नहीं किया गया था। तो ये जिक्र किसने करा? इस केस ने, चैरोटे सुगाथन वर्सेस चैरोटे भेरेटी में सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को क्लियर करा कि अगर कोई विधवा है और उसके पास उसके पति के मरने के बाद कोई संपत्ति आ जाती है उत्तराधिकारी तौर पर, ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी की वो क्या कहलाएगी? पूर्ण स्वामी कहलाएगी। दूसरा केस था शिवदेव कौर वर्सेस RS ग्रेवाल, 2013 का केस है, सुप्रीम कोर्ट का है। इसमें कहा गया धारा 14 के उपधारा 2, यानी कि जो हमने सेकंड पढ़ा, प्रावधान परंतु की प्रकृति का है, ये उपधारा 1 का अपवाद है। अब देखिए सीधी सी बात है, बात आगे नहीं आ गई। इसने पहले वाले में कहा ये, दूसरे वाले में कहा नहीं, इस तरीके है तो ये नहीं है। तो ये बात इस केस में कही गई कि जो इसका उपधारा 2 जो है वो 1 का क्या कहला रहा है? अपवाद कहला रहा है, क्योंकि 2 तो कुछ और ही बोल रहा है ना। जहां संपत्ति किसी हिंदू स्त्री को वसीयत और दान में केवल आजीवन हित के रूप में प्राप्त हुई है, वहां वह उसकी पूर्ण स्वामिनी नहीं हो सकती। यानी कि अब इस केस में क्या कहा गया कि भाई जहां पर वसीयत और दान केवल आजीवन हित के लिए, यानी कि भाई ठीक है लाइफ भर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, तो वहां पर क्या हो गया? वो पूर्ण स्वामी नहीं हुई उसकी। इस केस में ये कहा गया जहां किसी संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्य द्वारा समझौते के अंतर्गत एक हिंदू विधवा को उसके भरण पोषण की कुछ संपत्ति दे दी जाती है, तो वह उसकी पूर्ण संपत्ति होगी। अब ये किस में आया? तीसरा केस था मंगलमल वर्सेस पुनी देवी। इस केस में क्या कहा गया भाई? इस केस में कहा गया कि मान लीजिए कोई जॉइंट फैमिली, जैसे कि आप सबको पता है कि भाई कोई निर्वसियत मर गया और वो क्या कर गया? अपनी प्रॉपर्टी छोड़ गया। अब उस प्रॉपर्टी में उसके मान लीजिए 7 बच्चे हैं, एक बीबी है, तो 8 उत्तराधिकारी हो गए। तो अब इस 8 उत्तराधिकारी में जो उसकी वाइफ है उसको जो शेयर मिला, जो 8वां शेयर जो उसको मिला, उसकी क्या कहलाई? वो उसकी वो पूर्ण स्वामी कहलाई। तो ये किस में दिखा दिया गया? ये आपका दे दिया गया, बात कर रहा है आपका सेक्शन 14 के रिगार्डिंग ये केस भी, ठीक है। एक केस था श्रीमती मूर्ति देवी वर्सेस पंचल एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज गाजियाबाद, AIR 2009 का है ये, ठीक है। इसमें कहा गया जहां कोई विधवा किराएदार के रूप में संपत्ति पर काबिज हुए, अब यानी कि उस संपत्ति पे कैसे रह रही है? वो रेंटल के तरीके से रह रही है, किराए पे रह रही है, और वह ना तो संपत्ति की स्वामी रही हो, यानी ना तो वो संपत्ति की मालिक है, और उसे संपत्ति विरासत के तौर पे मिली हो या मिलने वाली हो, और ना ही वो संपत्ति उसे विरासत में मिलने वाली है, ना ही किसी विल वसीयत के तरीके से मिलेगी। तो जहां उसकी किराएदारी स्वामित्व में नहीं बदल सकती, यानी अब क्या कहा गया है? ज़रूरी नहीं है कि वो रेंट वाला मकान क्या हो जाएगा? उसकी मालकिन वो कहला जाएगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको सेक्शन 14 क्लियर हो गया होगा। तीनों केस, ये 4 केसेस हैं वो मैंने आपको बता दिए। देखिए ये केसेस जो आते हैं, जब कोई इशू आता है उसके बाद जब केसेस निकलते हैं, उसी को ये डिफाइन कर रहा होता है कि भाई इस तरह की प्रॉब्लमें भी कोर्टों में आई हैं और उसका ये सॉल्यूशन निकला है। तो आई होप आपको सेक्शन 14 समझ में आ गया होगा, और अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है आपको तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में आप लिख के भेज सकते हैं, और मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी उस चीज़ का। और आप कोई एक्ट पढ़ना चाहते हैं या आपका कोई सवाल है कि भाई किसी एक्ट के रिगार्डिंग, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। और अगर चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।